हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप जी के जीएस के प्रश्न। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये वही क्वेश्चंस हैं एग्जाम ओरिएंटेड हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है, नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ ठाकुर को किस वर्ष साहित्य का पुरस्कार मिला। आपसे पूछा है कि नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ ठाकुर को किस वर्ष साहित्य का पुरस्कार मिला, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1913। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रविन्द्रनाथ ठाकुर को 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला। यह पुरस्कार उन्हें गीतांजलि नामक काव्य संग्रह के लिए मिला जो अंग्रेजी में भी अनुवादित हुआ था। बाकी बात करें नोबेल पुरस्कार की तो इसकी स्थापना जो हुई वह 1901 में हुई। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किसकी वसीयत से हुई तो अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत से हुई। अल्फ्रेड नोबेल एक स्वीडिश रसायनज्ञ और डायनामाइट के आविष्कारक थे। नोबेल पुरस्कार जो है साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, शांति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। अर्थशास्त्र में जो देने की शुरुआत हुआ 1969 में शुरू किया गया या स्वीडिश सेंट्रल बैंक द्वारा प्रायोजित है। और नोबेल शांति पुरस्कार जो दिया जाता है वह नॉर्वे की संसद द्वारा ओस्लो में दिया जाता है। अन्य सभी नोबेल पुरस्कार जो है स्वीडन में स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। पहला नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय अभी हम लोग पढ़े हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, जो 1913 में साहित्य के क्षेत्र में मिला। पहली भारतीय महिला जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला यह आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर निर्मित है। आपसे पूछा है कि भाखड़ा नागल परियोजना जो है किस नदी पर निर्मित है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए। राइट आंसर जो इस प्रश्न का हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सतलुज इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यह भारत की सबसे ऊंची बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक है। भाखड़ा डैम जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है और यह सिंचाई, विद्युत उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण हेतु महत्वपूर्ण है। चलिए बांधों से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताते हैं जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है। एक पूछता है भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है टिहरी बांध है जो कि उत्तराखंड राज्य में है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है तो हीराकुंड बांध है जो कि उड़ीसा महानदी पर है। एक आपसे पूछता है सबसे पुराना बांध कौन सा है तो कल्लानई बांध है जो कि तमिलनाडु में है या जिला ग्रैंड एनिकट भी कहते हैं जिसे ग्रैंड एनिकट भी कहते हैं। सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है तो भाखड़ा नागल परियोजना जो कि हिमाचल प्रदेश और पंजाब में है। हीराकुंड बांध अभी हम आपको बताए हैं कि महानदी पर बना हुआ है। टिहरी बांध की बात करें तो भगीरथी नदी पर बना है। एक सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है तो सरदार सरोवर बांध जो नर्मदा नदी गुजरात में है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। आपसे पूछा है कि टेलीफोन का आविष्कार जो है किसने किया था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था तो टेलीफोन का जो आविष्कार किया था वह किया था ग्राहम बेल ने, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ प्रमुख आविष्कार और आविष्कारक बताते हैं। तो टेलीफोन का आविष्कार अभी हम लोग पढ़े अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया। तो रेडियो का आविष्कार किसने किया तो रेडियो का आविष्कार जो किया मार्कोनी ने किया। बिजली का बल्ब का सभी लोग जानते हैं थॉमस एल्वा एडिसन ने किया। तो टीबी का आविष्कार किसने किया तो टीबी का आविष्कार जो किया जॉन लोगी बेयर्ड ने किया। इंसुलिन की खोज किसने की तो इंसुलिन की खोज फ्रेडरिक वेंटिंग ने की। डायनामाइट का आविष्कार अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ईमेल का आविष्कार किसने किया तो रे टॉमिल्सन ने किया। और मोबाइल फोन का अभी हम लोग पढ़ेंगे मार्टिन कूपर ने किया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर दुनिया में तीसरी सबसे बड़ा महासागर है। बढ़िया प्रश्न है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हिंद महासागर जो है तीसरा बड़ा महासागर है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विश्व के महासागरों का आकार के अनुसार क्रम जो बताएं तो सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर जो सबसे बड़ा है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे है वो अटलांटिक महासागर और तीसरे नंबर पर आ जाता है हिंद महासागर, तीसरा सबसे बड़ा। उसके बाद आता है दक्षिणी महासागर, फिर आर्कटिक महासागर जो सबसे छोटा महासागर है। तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा तो सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है और सबसे छोटा महासागर जो है वह आपका आर्कटिक महासागर है। हिंद महासागर के बारे में बताएं आपको तो यह एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश यानी कि भारत पर रखा गया। यह एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच फैला है। इसमें अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर सम्मिलित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी। आपसे पूछा है कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने की। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, विलियम हार्वे ने की। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रक्त
परिसंचरण की खोज डॉक्टर विलियम हार्वे ने 1628 में की थी। कब की थी? 1628 में की थी। चलिए जीव विज्ञान और उससे खोज संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बता दें जो एग्जाम में पूछता है। तो जीन की खोज किसने की? तो जीन की खोज ग्रेगर जॉन बेंडल ने की थी। डीएनए की द्विकुंडल संरचना यानी कि डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसने की? तो वाटसन और क्रिक ने की थी। एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है, कोस्टा का खोज किसने किया? तो कोस्टा का जो खोज किया था वो रॉबर्ट हुक ने किया था। प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की? तो जेई पुरकिंजे ने की। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। तो ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है वज्जी किस महाजनपद की राजधानी थी? आपसे पूछा है कि वज्जी जो है किस महाजनपद की राजधानी थी। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन बी, वैशाली। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वज्जी जो है वैशाली महाजनपद की राजधानी थी। वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी। वज्जी एक संघात्मक महाजनपद था जहां शासन व्यवस्था गणतंत्रात्मक थी। वज्जी महाजनपद में कई जनजातियां शामिल थी जिसमें लिच्छवी, विदेह और ज्ञातिक प्रमुख थी। इसकी राजधानी वैशाली थी। वर्तमान बिहार में जो है महात्मा बुद्ध ने वैशाली में उनके अनेक बार भ्रमण किया और यहां गणराज प्रणाली की प्रशंसा की। महावीर स्वामी जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर का जन्म भी वैशाली के निकट कुंडीग्राम में होता है, इसलिए वज्जी जो है या महत्वपूर्ण हो जाता है ऑप्शन। चलिए जो 16 महाजनपद हैं उनमें से कुछ महाजनपद और उसकी राजधानी बताते हैं आपको। तो मगध का ध्यान रखिए जिसकी राजधानी थी राजगृह और पाटलिपुत्र। अवंती का ध्यान रखिए, अभी एग्जाम में पूछ लेता है। तो अवंती की जो राजधानी थी वह उज्जैनी और महेश्मती थी। अंग का भी ध्यान रखिएगा, चंपा था। वत्स की कौशाम्बी थी। और सुरसेन का भी ध्यान रखिए, सुरसेन की जो राजधानी थी वो मथुरा थी। सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो था मगध था। और गणराज प्रणाली वाला महाजनपद जो था वज्जी था जिसकी राजधानी वैशाली थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस और नाम से जाना जाता है? आपसे पूछा है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस और नाम से जाना जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कहा जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। यह अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में प्रशासनिक सुधार के लिए लाया गया था। इसका आधार था 1918 की मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट तैयार की थी एडविन मॉन्टेग्यू जो कि भारत राज सचिव थे और लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो कि भारत के वायसराय थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है किस संत के सम्मान में अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया था? आपसे पूछा है कि किस संत के सम्मान में अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, शेख सलीम चिश्ती। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मुगल सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में करवाया था। अकबर ने उनसे पुत्र की प्राप्ति का आशीर्वाद मांगा था और जब जहांगीर यानी कि सलीम का जन्म हुआ तो उसकी स्मृति में इस नगर की स्थापना की थी। स्थान कहां है? या तो आगरा के पास उत्तर प्रदेश में। निर्माण काल 1571 से 1585 के बीच में। प्रसिद्ध इमारतें जो है बुलंद दरवाजा, शेख सलीम चिश्ती के दरगाह, दीवाने आम, दीवाने खास। फतेहपुर सीकरी को अकबर ने कुछ वर्षों के लिए अपनी राजधानी भी बनाया था। अब यह स्थल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत किस क्षेत्र का नाम कामरूप एक प्राचीन नाम है? आपसे पूछा भारत किस क्षेत्र का कामरूप एक प्राचीन नाम है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, असम का जो प्राचीन नाम था वो कामरूप था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कामरूप भारत के उत्तर पूर्वी राज्य असम का एक प्राचीन नाम है। यह नाम खासतौर पर गुवाहाटी और उसके आसपास के क्षेत्रों के लिए प्रयोग होता था। बाकी बात हो रही है असम की तो इसकी राजधानी जो है दिसपुर है। असम का प्राचीन नाम अभी हम लोग पढ़े कामरूप है और असम का सबसे बड़ा शहर जो है गुवाहाटी शहर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रथम प्रोटोकॉल कहां बना था? आपसे पूछा है कि वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रथम प्रोटोकॉल कहां बना था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है या तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वह अंतरराष्ट्रीय समझौता है जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि सीएफसी गैस जैसे पदार्थों के उत्सर्जन पर रोक लगाने के लिए बनाया गया था। इस गैस से ओजोन परत को नुकसान होता है। तो स्थल कौन सा था? मॉन्ट्रियल कनाडा में। तारीख थी 16 सितंबर 1987 को। उद्देश्य क्या था इसका? तो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले रसायनों जैसे सीएफसी को चरणबद्ध तरीके से हटाना।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से किस संगीतकार को 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किस संगीतकार को 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूपेन हजारिका। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा भूपेन हजारिका, असम के एक महान गायक संगीतकार जिसे 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार या भूपेन हजारिका संगीत, साहित्य और फिल्म निर्माण में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रसिद्ध थे। 2019 में उन्हें पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख के साथ ही भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है स्टेट फॉर्म द हार्ट एंड ऑटोबायोग्राफी निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी की आत्मकथा है। आपसे पूछा है स्टेट फॉर्म द हार्ट एंड ऑटोबायोग्राफी निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी की आत्मकथा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कपिल देव। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा स्टेट फ्रॉम द हार्ट एंड ऑटोबायोग्राफी जो है या कपिल देव की आत्मकथा है, जो भारत के महान ऑलराउंडर और 1983 में भारत को पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान है। चलिए कुछ प्रमुख खिलाड़ी और उनकी आत्मकथाएं बताते हैं। तो कपिल देव का भी हम लोग पढ़े हैं, तो बात कर लें सचिन तेंदुलकर की। तो सचिन तेंदुलकर जो आत्मकथा का नाम है वह प्लेइंग इट माई वे। सौरभ गांगुली की बात करें तो सौरभ गांगुली की आत्मकथा का नाम है ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। युवराज सिंह की बात करें तो युवराज सिंह की जो आत्मकथा का नाम है वह है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। बीबीएस लक्ष्मण की बात करें तो उनकी आत्मकथा का नाम है 281 एंड बियॉन्ड। सुनील गावस्कर की आत्मकथा की बात करें तो सुनील गावस्कर की आत्मकथा का जो नाम है ऑटोबायोग्राफी का वो है सनीज डेज, रन्स एंड रन्स। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है एवरेस्ट को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा है कि एवरेस्ट को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन बी, चोमोलुंगमा नाम से जाना जाता है। एवरेस्ट को तिब्बत में चोमोलुंगमा, तो नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। बाकी इसकी ऊंचाई की बात करें एवरेस्ट की, तो इसकी ऊंचाई जो है 8,848.86 मीटर है। पहली बार इस पर चढ़ाई किसने की थी। पहली बार इस पर चढ़ाई जो की थी वह 1953 में एडमंड हिलेरी व तेनसिंग नॉर्गे ने की थी। चलिए एवरेस्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बताते हैं आपसे। तो एवरेस्ट पर्वत जो है किस पर्वत श्रृंखला में स्थित, तो हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है। एवरेस्ट कहाँ स्थित है, तो नेपाल और चीन यानी कि तिब्बत की सीमा पर है। एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ने वाले व्यक्ति कौन थे, तो एडमंड हिलेरी जो कि न्यूजीलैंड से, तो और तेनसिंग नॉर्गे जो कि नेपाल से, तो 29 मई 1953 को चढ़े थे। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला जो थी बछेंद्री पाल थी, वह 1984 पर इसमें चढ़ाई की थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा था। आपसे पूछा है कि भारत का राष्ट्रीय गीत जो कि वंदे मातरम है किसने लिखा था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वंदे मातरम आनंद मठ नामक उपन्यास से लिया गया है। इसे राष्ट्रीय गीत का दर्जा 1950 में मिला। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसका पहला संगीत संयोजन किया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा खैबर दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है। आपसे पूछा है कि खैबर दर्रा जो है किन दो देशों को जोड़ता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन, क्या हो जाएगा ऑप्शन 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है खैबर दर्रा। खैबर दर्रा एक ऐतिहासिक व्यापार मार्ग है जो पेशावर जो कि पाकिस्तान में और जलालाबाद जो कि अफगानिस्तान में है जोड़ता है, या कई आक्रमणों का मार्ग भी रहा है। चलिए कुछ प्रमुख दर्रे बताते हैं आपको। तो नाथुला दर्रा जो है सिक्किम और तिब्बत को जोड़ता है। सिपकिला दर्रा की बात करें तो हिमाचल प्रदेश और तिब्बत यानी कि चीन के बीच स्थित है। जोजिला दर्रा की बात करें तो जम्मू कश्मीर में श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। तो बोमडिला दर्रा की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। दीपू दर्रा ध्यान रखिएगा असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संविधान में सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान में सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 29 और 30। अनुच्छेद 29 और 30 में वर्णित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 29 में किसी वर्ग को अपनी संस्कृत लिपि या भाषा सुरक्षित रखने का अधिकार दिया गया। अनुच्छेद 30 जो है अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित और संचालित करने का अधिकार दिया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। आपसे पूछा है कि मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो
हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, आजीवन आजीवन उपलब्धि के क्षेत्र में दिया जाता है मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित खेल सम्मान या पुरस्कार खिलाड़ियों को खेलों में आजीवन उपलब्धि के लिए प्रदान किया जाता है। इसकी शुरुआत 2002 में हुई थी। या खिलाड़ी के संपूर्ण कैरियर में उनके उत्कृष्ट योगदान को सम्मानित करता है। इसका नामांकन जो है यह पुरस्कार हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया। प्रथम विजेता 2002 में अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाले पूर्व खिलाड़ी जिनका योगदान बाद में भी जारी रहा। यह पुरस्कार एक पदक प्रमाण पत्र और नगद राशि के रूप में दिया जाता है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में शामिल जो है वह है अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका अब नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग की नियुक्ति कौन करता है। आपसे पूछा है कि भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे कैग बोलते हैं की नियुक्ति कौन करता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कैग की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत होती है या भारत के सार्वजनिक खातों की ऑडिट करती है। कैग को भारत के संविधान का संरक्षक भी कहा जाता है। वर्तमान समय में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो कैग हैं वो संजय मूर्ति साहब हैं। या भी ध्यान रखिएगा वर्तमान में, तो वर्तमान समय में जो है वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक वो संजय मूर्ति साहब हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। आपसे पूछा है कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। हाल ही में जो एग्जाम हो रहे हैं उसमें यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। यह दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वह भारत के एकीकरण के शिल्पी थे। इसे पहली बार 2014 में मनाया गया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत का सबसे कम घनत्व वाला राज्य कौन सा है। आपसे पूछा है कि भारत का सबसे कम घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे कम घनत्व वाला जो राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश जो है भारत का सबसे कम घनत्व वाला राज्य है। इसका घनत्व जो है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वह बिहार है। इसका जो जनसंख्या घनत्व है वह 1106 है। चलिए आपको जनगणना से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताते हैं। तो 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में शुरू हुआ। यह एक अनियमित जनगणना था। तो नियमित जनगणना की शुरुआत कब से हुई थी। नियमित जनगणना की शुरुआत जो हुई 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल से हुई। जनगणना भारत में कितने वर्षों के में एक बार होता है। तो जनगणना जो है भारत में 10 वर्षों में एक बार होता है। जनगणना का कार्य कौन करता है। तो जनगणना का जो कार्य करता है भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया करते हैं। जनगणना 2011 भारत की कौन सी जनगणना थी। तो जनगणना 2011 जो है भारत की 15वीं जनगणना थी। स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। अब तो ये है आपके टॉप जी के जीएस के प्रश्न। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ ठाकुर को किस वर्ष साहित्य का पुरस्कार मिला था। आपसे पूछा है कि नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ ठाकुर को किस वर्ष साहित्य का पुरस्कार मिला था। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।